नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना बेकाबू हो चुका है। लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है नागपुर, जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। 15 से 21 मार्च तक पूरी तरीके से नागपुर में लॉकडाउन रहेगा। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी जरूरी सामान है, उनकी दुकानें खुली रहेंगी। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बेकाबू हो गया है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने 2-3 दिनों पहले ये संकेत दिए थे और उसके पहले लगातार वो पिछले 15-20 दिनों से कहते आ रहे हैं कि लोग अगर नहीं सुधरे तो लॉकडाउन जैसा फैसला लेना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी हो जाएगी। देश भर में जहां एक बार कोविड के जो पेशेंट हैं, कोविड के जो मरीज हैं, उनकी संख्या घट रही है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र के अलावा कुछ एक और राज्य हैं, 2-3 राज्य इस वक्त देश में हैं, जहां पर कोविड यानी कोरोना का जो संकट है वो कम नहीं हो रहा है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक लोगों को बताया था कि अगर आप नहीं समझे, अगर आपने 2 गज दूरी का पालन नहीं किया तो सरकार लॉकडाउन लगाने पर विवश हो जाएगी। तो नागपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। नागपुर में पूरी तरीके से लॉकडाउन 15 से 21 मार्च यानी 6 दिनों का ये लॉकडाउन पूरी तरीके से नागपुर में लगा रहेगा। महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका है नागपुर का। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में पुणे का इलाका है, मुंबई के कुछ एक क्षेत्र हैं जहां पर लॉकडाउन भविष्य में लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां जहां से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर सरकार की ओर से ये लगातार संकेत दिए जा रहे थे कि अगर लोग नहीं सुधरे तो फिर से कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है, पूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है। इसकी शुरुआत आज नागपुर से हो गई है। 15 मार्च से 21 मार्च तक नागपुर में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जो एसेंशियल चीजें हैं, बहुत जरूरी सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, यही सारी चीजें खुली रहेंगी। बाकी पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन यानी 24 मार्च 2020 में जिस तरीके से लॉकडाउन लोगों ने देखा था, उसी तरीके का लॉकडाउन अब नागपुर शहर में अगले 6 दिनों तक होगा, 15 से 21 मार्च के बीच में। आनंद गायकवाड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर महाराष्ट्र से। आनंद, लगातार महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह संदेश देने की कोशिश हो रही थी लोगों को कि आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जरूरत हो तो ही बाहर जाइए, नहीं तो हमें फैसला लेना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत नागपुर से हुई है। क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के कुछ और शहरों में भी कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है? जी बिल्कुल, कैसा है, नागपुर एक बहुत बड़ी सिटी है, उप राजधानी है महाराष्ट्र की। सरकार ने बार बार बताया था कि एहतियात बरतिए, खुद का प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन बावजूद उसके मार्केट में अगर देखेंगे तो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही है। तो इस माहौल में सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर इस पे कंट्रोल नहीं आया तो हमको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उसकी शुरुआत अभी नागपुर से हो गई है। 15 से 21 मार्च के बीच लॉकडाउन लगाया गया है। जो वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है नितिन राउत, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। नहीं तो महाराष्ट्र के किन किन इलाकों में इस वक्त जो कोविड-19 के केस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और कहां के लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा? नहीं तो अगर वो सतर्क नहीं होंगे तो नागपुर जैसे कंप्लीट लॉकडाउन उन शहरों में हो सकता है। जी, अभी जैसे नागपुर ये विदर्भ का सबसे बड़ा शहर है, डिविजनल सेंटर भी है। तो विदर्भ के अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और नागपुर, ये 4-5 जिलों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया है। मराठवाड़ा के औरंगाबाद में सैटरडे संडे लॉकडाउन लगाया गया है। अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोकण रीजन में इतना फैलाव नहीं है, इसलिए वहाँ पे भी लॉकडाउन की गुंजाइश कम है। लेकिन नियमों में बदलाव किए गए हैं। रात में 11 बजे के बाद कोई होटल, रेस्टोरेंट शुरू नहीं रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल, यातायात की सुविधाएं ये शुरू रहेगी। तो धीरे धीरे विदर्भ से निकल के अभी मराठवाड़ा की तरफ कोरोना फैल रहा है। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आनंद गायकवाड़ महाराष्ट्र से हमारे रेजिडेंट एडिटर जानकारी दे रहे थे कि ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है, नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा, कंप्लीट लॉकडाउन। जो सिर्फ जरूरी सामान है, जरूरी चीजें हैं,
उन्हीं की दुकानें खुली होंगी, बाकी पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन होगा। और हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि लोग सुधरें, वरना लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां पर एक बार फिर से नागपुर का जो शहर है, नागपुर महाराष्ट्र की उप राजधानी है, एक बड़ा इलाका है और वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 15 मार्च से 21 मार्च तक नागपुर में कंप्लीट लॉकडाउन होगा। 24 मार्च 2020 को याद कीजिए, जिस तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन था। और यह सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र के अलावा देश के कुछ और राज्य हैं जहां पर पूरी तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां पर कोरोना के केस घट रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोविड के केस बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने कोविड-19 का वैक्सीन लगवाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। लगातार अब देश में एक सिस्टम इस तरीके से बन गया है कि अब लोग में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा है। लोग अब इस चीज को लेकर जो पहले डर रहे थे कि कोविड का वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना, कोरोना की हमें वैक्सीन लगवानी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ जुड़े हुए थे, भ्रम लोगों के अंदर था। अब वो चीजें धीरे धीरे टूट रही हैं। पहले प्रधानमंत्री ने, जब आम लोगों के लिए 1 मार्च से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने लगवाया और अब प्रधानमंत्री की मां ने कोविड का वैक्सीन लगवाया है, कोरोना का वैक्सीन उन्होंने लगवाया है। तो इससे जो विशेष तौर पर अभी जो ज्यादातर लोग हैं 60 साल से ऊपर या फिर जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं, उनको वैक्सीन लगवाने में जो प्राथमिकता दी जा रही है, प्रायोरिटी उन लोगों की है जो 60 प्लस है, 60 साल से अधिक उम्र के हैं, या फिर जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां काफी बुजुर्ग हैं, उन्होंने आज कोरोना की वैक्सीन ली है। इससे बाकी के जो फैमिलीज हैं पूरे देश में, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा मिलेगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जब मां वैक्सीन लगवा रही हैं तो उन्हें भी अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। और ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक उन्होंने ली है और जैसे 28 दिन के बाद दूसरी खुराक लगती है। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने कल लिखा है कि मां ने आज कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लोगों से अपील की है कि मैं हर किसी से आग्रह करता हूं कि वे आसपास के लोगों की मदद करें और उन्हें टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। हम भी लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को लगातार ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से कि आप कोविड-19 का जो वैक्सीन है इसको लेकर भ्रम में मत रहिए। जो मिथ लोगों के अंदर फैली हुई है उसको पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। हम भी लगातार ये कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, देश में बना हुआ है। तो आप इस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए और अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके अंदर जागरूकता की कमी है उनको जागरूक कीजिए। तो ये वो ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने आज कोविड-19 का वैक्सीन लिया है और प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से अपील की है कि आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए कि वो कोरोना की वैक्सीन ले। 2 खुराक लगता है, आज उन्होंने पहली खुराक ली है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के जरिए दी है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्वीट देख रहे हैं। हैप्पी टू शेयर दैट माय मदर हैज टेकन द फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। टुडे आई अर्ज एवरीवन टू हेल्प एंड मोटिवेट पीपल अराउंड यू हु आर एलिजिबल टू टेक द वैक्सीन। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है जो उन्होंने अपनी मां के वैक्सीन लगवाने के बाद दी। उन्होंने सबसे पहले तो ये जानकारी लोगों के, देशवासियों के साथ शेयर की है कि उनकी मां ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाया है, उसकी पहला डोज उनको पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए कि वो कोविड-19 का वैक्सीन लें, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। 13 मार्च से पूर्वांचल के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। राष्ट्रपति 13 मार्च से पूर्वांचल के दौरे पर होंगे। दौरे के पहले ही दिन राष्ट्रपति काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। जो जानकारी अभी तक राष्ट्रपति भवन की ओर से राष्ट्रपति के टूर को लेकर दिया गया है, जिसमें वो पहले दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे का भी कार्यक्रम है। 13 से 15 मार्च तक पूर्वांचल के दौरे पर होंगे। पहली बार गंगा आरती में भी शामिल होंगे राष्ट्रपति। दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती काफी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उस आरती में राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। पहली बार राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर होने वाले गंगा आरती में शिरकत करेंगे। 3 दिन का ये दौरा है। 13 मार्च को उनका दौरा शुरू होगा। 13 मार्च को ही राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर होने वाले गंगा आरती का दीदार करेंगे। और ऐसा, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि पहली बार होगा जब देश के राष्ट्रपति काशी की गंगा आरती के विहंगम नजारे के गवाह बनेंगे। इसमें अब तक तमाम विदेशी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और नामचीन हस्तियां शामिल हो चुकी हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति अभी तक काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाले गंगा आरती में कभी शिरकत नहीं की थी। लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो पूर्वांचल के दौरे पर होंगे, जिसमें वो काशी जाएंगे, वो वाराणसी जाएंगे, वो सोनभद्र जाएंगे और इसकी शुरुआत काशी से होगी। अगली खबर केदारनाथ से जुड़ी हुई है। 17 मई से केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। 17 मई को सुबह 5 बजे बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। 13 मई को केदारनाथ में भैरव पूजा होगी और 14 मई को चल विग्रह पंचमुखी डोली उठेगी। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शिवरात्रि के महापर्व पर बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार के कपाट खोलने की तारीख निकाली गई। 17 मई को सुबह 5 बजे बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोले जाएंगे। शिवरात्रि के महापर्व पर आज बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि पंचांग पूजन के तहत पुजारी की ओर से निकाली गई। इस बार केदारनाथ के कपाट 17 मई को प्रातः 5 बजे खोले जाएंगे। 14 मई को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। पहले दिन बाबा की डोली फाटा में रात्रि विश्राम करेगी। 15 मई को बाबा की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास गौरीकुंड में करेगी। 16 मई को बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 17 मई सुबह 5 बजे कपाट आम भक्तों के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ जी का कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे प्रातःकाल ब्राह्मी मुहूर्त में कपाट खुल रहे हैं। 14 तारीख को चली विग्रह डोली यहाँ से प्रस्थान होगा। 13 तारीख को भैरवनाथ पूजा होगा और 14 तारीख से प्रस्थान होकर शाम को गौरीकुंड पहुँचेगा। 15 तारीख को गौरीकुंड पहुँचेगा। 16 तारीख केदारनाथ पहुँचेगा बाबा केदारनाथ जी की डोली। 17 तारीख को सुबह प्रातःकाल 5 बजे कपाट खुलेगा। बोल शंकर भगवान। कल यानी कि आने वाले दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेपी नड्डा से मदन कौशिक ने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल यानी कि गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मदन कौशिक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात यही है कि नए और पुराने दोनों चेहरों को जगह इस नई मंत्रिमंडल मिल सकती है। आज देर रात तक तीरथ सरकार मंत्रिमंडल के नामों पर अंतिम मुहर केंद्रीय समिति की ओर से लग सकती है, यानी हाईकमान की ओर से तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे उस पर मुहर लग जाएगी और कल गुरुवार तक पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन से पुराने चेहरों को रखा जाएगा, किन्हें बाहर किया जाएगा और कौन कौन से नए नाम होंगे जो तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देर शाम तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है और कल नामों का भी ऐलान हो जाएगा। जेपी नड्डा से मदन कौशिक ने मुलाकात की है और संभवतः इस मुलाकात में मंत्रिमंडल से जुड़ी बातें हो सकती हैं और ऐसी भी खबरें लगातार आ रही हैं कि आज देर शाम तक खुद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि उनकी इस जो मुलाकात कोई कटसी कॉल कहा जा रहा है, यानी जो औपचारिक मुलाकात होती है कि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप सेंट्रल लीडरशिप से आप मुलाकात करते हैं, लेकिन इस कटसी कॉल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल का गठन।
ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रजेश, जो मदन कौशिक की मुलाकात हुई है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही है मंत्रिमंडल को लेकर? कौन अंदर हो सकता है, कौन बाहर होगा? संपर्क टूट गया है ब्रजेश से, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल तक का थोड़ा इंतजार कीजिए। गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में कौन कौन से नए चेहरे होंगे, किन पुराने चेहरों को जगह मिलेगी या फिर किन को बाहर किया जाएगा। मदन कौशिक ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आज देर शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। उसके बाद आज देर रात तक जो नाम है उन नामों का खुलासा हो सकता है, कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से चेहरे होंगे। इस पूरी स्थिति के लिए आपको अगले कुछ घंटे या फिर कह लें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि कल तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन होना है, इसमें दिल्ली से स्वीकृति होगी। क्योंकि ब्रजेश एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ हुई बातचीत हुई इस मुलाकात में जो मदन कौशिक ने जेपी नड्डा से की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बेहद अहम मुलाकात है ऐसे वक्त में जब जो है मंत्रिमंडल को लेकर के पसोपेश की स्थिति है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा कौन नहीं। उस बीच मदन कौशिक ने मुलाकात की है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, और वहां से निकलने के बाद जो उन्होंने बयान दिया कि नए और पुराने चेहरों को मिला करके मंत्रिमंडल का गठन जल्द कर दिया जाएगा और कल तक ये गठन हो जाएगा। देखिए, अभी हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं कि आज शाम को दिल्ली में ही एक बेहद ही अहम बैठक होनी है और उस बैठक में मंत्रिमंडल से जुड़े हुए सभी नामों का लगभग ऐलान हो जाएगा या तय हो जाएगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना है और किसको क्या जो है मंत्रालय दिया जाएगा जो है, तो ये तय हो जाएगा। ऐसे में इस बात की संभावना है कि कल तक मंत्रियों की शपथ भी हो सकती है। कल किसी भी वक्त मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जा सकता है, तब ये बेहद अहम है। आज शाम को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, बंशीधर भगत भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। इधर बंशीधर भगत से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मिलने वालों का तांता लगातार लगा हुआ है। एक के बाद एक जो विधायक है वो बंशीधर भगत से मिल रहे हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो अब दावे चौतरफा हो रहे हैं। इन दावों के बीच में किसकी लॉटरी लगेगी, किसका नाम आएगा, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा जो, और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन आज रात तक लगभग मंत्रिमंडल के सभी नाम फाइनल कर लिए जाएंगे और मुझे लगता है एक साथ 11 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। नहीं, यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है ब्रजेश, कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, नया मंत्रिमंडल बनेगा, सबसे बड़ी बात कि जो कमी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के दौरान हुआ कि मंत्रिमंडल को खाली छोड़ दिया गया, इस बार तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरा मंत्रिमंडल होगा। देखिए, 3 मंत्री मतलब 3 मंत्रियों के पद सृजित हो सकते थे, लेकिन उसके बाद भी जो है 4 सालों तक जो है मंत्रालय के गठन नहीं हुए। प्रकाश पंजी की मौत के बाद लगातार पद खाली रहे, मंत्रालय खाली रहे, और प्रकाश पंजी के रहते हुए भी 2 मंत्री के पद भरे जा सकते थे, लेकिन वो नहीं भरे गए। और इसी को लेकर के ज्यादा शिकायतें थी कि क्या आप अपने विधायकों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, कि क्या आपके बीच में कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो ये मंत्री पद संभाल सके। 50-50 विभागों के मंत्री थे मुख्यमंत्री, और 50 विभाग अपने पास रख करके भी अगर आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सके, परफॉर्म नहीं कर सके, तो ये आपका फेल्योर है। और इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा अंतर्कलह थी, इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी भी थी। तो अब इस बार वो गलती पार्टी नहीं करने जा रही। इस बार 11 के 11 मंत्री बनेंगे, क्योंकि नियमों के मुताबिक 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री मिला के कुल 12 लोग ही रह सकते हैं। ऐसे में संभावना यही है कि इस बार सभी पद भरे जाएंगे और मुख्यमंत्री के पास जो 50 विभाग थे, उन विभागों में कटौती करके वो मंत्रियों को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इन मंत्रियों के पास वो पोर्टफोलियो तो रहेंगे ही, लेकिन जो नए मंत्री बनेंगे उनको अतिरिक्त पोर्टफोलियो जो मिलेंगे वो मुख्यमंत्री के उससे कटौती करके इनको दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब बरामद की है और इस अवैध शराब की कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर है हापुड़ से, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब को बरामद किया है। 290 पेटी अवैध शराब की है
और इस शराब की जो बाजार की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक ट्रक और सेंट्रो कार को पुलिस ने बरामद किया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब से ये शराब कोलकाता ले जाई जा रही थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हैं और पंजाब से ये शराब की सप्लाई हो रही थी कोलकाता, और ये उसी बीच इसे हापुड़ पुलिस ने पकड़ा है। एक ट्रक में ये 290 पेटी शराब थी, पूरी तरीके से अवैध शराब है और इस शराब की कीमत 21 लाख रुपए आंकी गई है। आपको पता है कि जनपद हापुड़ पुलिस निरंतर अभियान चला रही है अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए। इसी संबंध में, इसी क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम सी प्रभारी नसीम खान के नेतृत्व में एक गाड़ी पकड़ी गई है। इस गाड़ी में लगभग 290 पेटी हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब है, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। इसके साथ ही एक सेंट्रो गाड़ी बरामद की गई है। ये गाड़ी पंजाब से चली थी, इसमें साइकिल के पार्ट्स ऊपर हैं और साइकिल के पार्ट्स के नीचे छिपा के ये पेटियाँ कोलकाता ले जाई जा रही थी। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर फिलहाल फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। संभल में पति और ससुराल वालों से परेशान होकर विवाहिता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। पति और ससुराल वालों पर सुसाइड करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एडीजी को वीडियो टैग कर पति और ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि बेटा पैदा नहीं होने पर ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, इसके साथ 10 लाख रुपए कैश की मांग कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आई और पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी ज़िला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर। 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि मुझे मेरे अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। 10 लाख रुपए नहीं देने पर उन्होंने ये बोला। नहीं, आपने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि सर बेटी हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या उसमें? जी, ऐसा नहीं, वो चाहिए कि ऐसा हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें औलादे नहीं चाहिए। वो छोड़ना चाहते हैं मुझे, वो रखना नहीं चाहते हैं, उनके इरादे नेक नहीं है। अच्छा, अब वायरल वीडियो में आपने क्या मांग की है? मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से क्या मांग की है उसमें? किस तरह? मेरे साथ जो भी हो न्याय हो और उन्हें उनके कर्मों की सज़ा दिलाई जाए। क्या हो आपकी FIR दर्ज, आपका केस दर्ज हो गया है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।